स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे इस YouTube के चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे लोकपाल और लोकयुक्ता पे। ओके, हम लोग बात करेंगे लोकपाल और लोकयुक्ता पे कि लोकपाल क्या होते हैं, इनके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये क्या काम करते हैं, लोकयुक्ता क्या काम करते हैं, लोकयुक्ता के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे ये कंस्टिट्यूट किए जाते हैं, क्या इनके कंपोजिशन होते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। ओके, तो लोकपाल पे बात करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि लोकपाल हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश होने से पहले ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या सिनारियो था। हालांकि वर्ल्ड लेवल पे लोकपाल या लोकयुक्ता जैसे नाम नहीं है, ये लोकपाल या लोकयुक्ता सिर्फ इंडिया में नाम है। ओके, जैसा देखो बहुत सारे कंट्री डेमोक्रेसी के रूल्स के हिसाब से चलते हैं। ओके, तो अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है रूल बाय पीपल, पर इसमें क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। इनको पीपल ही इलेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। ओके, तो जब ये रिप्रेजेंटेटिव लीड कर रहे होते हैं तो पीपल को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए बीच में ब्यूरोक्रेसी होता है। ओके, ये ब्यूरोक्रेसी आपका इंटरमीडिएरी का काम करता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव और पीपल के बीच का। तो आपको जब तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है वेलफेयर सिटीजन्स को। ओके, तो जब ये वेलफेयर प्रोवाइड करती है तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही करती है। ओके, तो हमें जब वेलफेयर प्रोवाइड करना हो पीपल को, तो वेलफेयर आपका मल्टी डायमेंशनल वर्क है। ओके, तो मल्टी डायमेंशनल वर्क करने के लिए फिर ब्यूरोक्रेसी के पावर को भी मल्टी डायमेंशनल करना पड़ेगा। तो जब ब्यूरोक्रेसी की पावर इंक्रीज हुई तो इस बीच क्या हुआ कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हुए सोसाइटी में। ओके, और ये प्रॉब्लम्स आपका लीड किया, मीन्स ये प्रॉब्लम जो हैं पीपल में, जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे थे। ब्यूरोक्रेसी का पावर, एक इंडिविजुअल पर्सन का जब पावर इंक्रीज हुआ तो कौन कौन से प्रॉब्लम अराइज हो रहे थे। ओके, जैसे हैरासमेंट की प्रॉब्लम अराइज हो रहा था कि ब्यूरोक्रेट्स हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे पीपल को, माल प्रैक्टिसेज, माल एडमिनिस्ट्रेशन और किसी भी काम को करने के लिए करप्शन जैसे प्रॉब्लम्स अराइज हुए, जिस वजह से क्या हुआ, सिटीजन्स का ग्रीवांसेस इंक्रीज हुआ, शिकायतें बढ़ने लगी कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में आपका सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स को सुना नहीं जा रहा। तो इसी बीच कई कंट्रीज़ ने ऐसे इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जो आपका सिटीजन्स के ग्रीवांसेस के साथ डील करता था। ओके, उसमें से कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैसे ओम्बड्समैन सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम है और प्रोक्यूरेटर सिस्टम है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ओके, देखो ओम्बड्समैन सिस्टम पहली बार स्वीडन में ओरिजिनेट हुआ था। ओके, ओम्बड का मतलब होता है कि कोई पर्सन के बिहाफ पे कोई अदर पर्सन बात करे। सपोज पब्लिक या पीपल की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो सारे लोग जाकर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने, स्वीडन के गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जिसको ओम्बड्समैन कहा गया। ये आपके प्रॉब्लम्स को स्टडी करता था, क्या क्या प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, और उसके हिसाब से फिर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता था गवर्नमेंट को। ओके, हैंडल करता था सिटीजन्स के कंप्लेंट्स को। पर स्वीडन की जो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को ओरिजिनेट किया था, इसमें आपके जुडिशियरी को भी इंक्लूड किया था। जुडिशियरी सेपरेट नहीं था स्वीडन में। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल एक्शंस दोनों ही केसेस में सिटीजन्स के कंप्लेंट्स को वो लोग रिसीव करते थे, या फिर उनके पास सुओ मोटो पावर्स भी था। मीन्स अगर उनको पता चलता था कि प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा है सोसाइटी में, या फिर किसी भी तरह का सिटीजन को प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से, या फिर किसी भी तरह का जुडिशियल डिसीजन से, तो ये इस पर इन्वेस्टिगेट करते थे और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को
प्रॉपर रिकमेंडेशन देते थे। ओके, ये ओम्बड्समैन का काम था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन से डील करता था। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है और वो अपनी मर्जी के हिसाब से पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में ये लोग डील करते थे। माल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, नेपोटिज्म और मिसबिहेवियर या डिसकॉर्टेसी। डिसकॉर्टेसी मीन्स इसमें मिसबिहेवियर किसी भी तरह का आ जाता है, इनफैक्ट एब्यूजिव लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड है। ओके, अपॉइंट किया जाता था पार्लियामेंट के द्वारा 4 सालों के लिए और रिमूव किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही इनको रिमूव कर सकती थी। ये किसी के भी अंडर में काम नहीं करते थे, ना एग्जीक्यूटिव के अंदर में ना जुडिशियरी। ये सुपरवाइज करते थे कि सोसाइटी में लॉज का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, चाहे वो सिविल हो, जुडिशियल हो या मिलिट्री, किसी भी फील्ड में हो। ये ऑल फील्ड्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। ओके, इनके पास ये अथॉरिटी था। ये फंक्शन इम्पार्शियल वे में करते थे, ऑब्जेक्टिव और लीगली। मीन्स ये रूल को फॉलो करवाने का पूरी कोशिश करते थे और अगर कोई रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में प्रॉपर ये रिकमेंडेशन देते थे गवर्नमेंट को और प्रोवाइड करते थे कि आप प्रॉपर लीगल एक्शन लो। ओके, देखो ओम्बड्समैन सिस्टम का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखें तो अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ली, पर फिर भी ये एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंस है, इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करती है। इनके पास स्यू मोटिव पावर है, मीन्स ये किसी भी केस को सेल्फ ले सकती है अगर इनको पता चलता है कि एनीथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो इनके पास स्यू मोटिव पावर्स होता है कि ये सेल्फ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उस केस में। अगर उनके पास कोई कंप्लेन आया हो या ना आया हो, वो इन्वेस्टिगेट करते थे। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स को बिना कोई रुकावट का वो एक्सेस कर सकते थे, वो रिपोर्ट कर सकते थे पार्लियामेंट को अगर कोई रॉन्ग हो रहा है या फिर किसी भी तरह का फॉल्ट, या फिर पाते थे कि अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा है लॉ का तो वो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते थे। उनके काम को प्रेस या मीडिया में पब्लिकली किया जाता था। सिंपल, इनफॉर्मल या चीप रिड्रेसल प्रोसेस था। ओके, अगर स्प्रेड ऑफ ओम्बड्समैन सिस्टम की बात करें तो ये आपका शुरू कहाँ से हुआ था? स्वीडन से। ये धीरे धीरे अदर कंट्रीज़ में आपका फैल गया, जैसे फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया। इनफैक्ट न्यूजीलैंड फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री था जिसने इस टाइप के सिस्टम को अडॉप्ट किया था। ओके, और ये जो अडॉप्ट किए थे वो अडॉप्ट किए थे पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन के नाम से। और ये जो आपका ये ओम्बड्समैन सिस्टम जो लाए थे इसमें इन्होंने जुडिशियरी को सेपरेट रखा था। इससे इस सिस्टम में जुडिशियरी नहीं आता था। ये सिस्टम जुडिशियरी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता था और जुडिशियरी के केस को ये नहीं ले सकता था अपने अंडर में। ओके, धीरे धीरे 40+ कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया था, जिसमें यूके ने 1967 में पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से अडॉप्ट किया था। ओके, अदर कंट्रीज़ ने भी डिफरेंट नेम से इसको अलाउ किया था, जैसे आपका फ्रांस ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स ऑफ सिटीजन ग्रीवांसेस के नाम से अडॉप्ट किया था। सोशलिस्ट कंट्रीज़ ने जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, इन लोगों ने सिटीजन ग्रीवांसेस को अडॉप्ट किया था, वो प्रोक्यूरेटर सिस्टम के नाम से अपॉइंट किया था। तो इसी बात को इंडिया में जब अडॉप्ट किया इस टाइप के सिस्टम को, तो उसी को हम लोग कहते हैं लोकपाल एंड लोकयुक्ता। देखो, हिस्ट्री ऑफ लोकपाल इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम लोग बात करें तो लोकपाल को इस्टेब्लिश करने का रिकमेंडेशन आपका फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने दिया था, फर्स्ट ARC। ओके, ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया कि एक लोकपाल का क्रिएशन होना चाहिए सेंटर में और लोकयुक्ता का क्रिएशन होना चाहिए स्टेट में। ओके, लोकपाल डील करेगा कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर। अगर कोई मिनिस्टर या सेक्रेटरी के अगेंस्ट में किसी भी तरह का कंप्लेन आता है तो लोकपाल उसके साथ में डील करेगा। ओके, लोकयुक्ता स्टेट्स में मिनिस्टर्स या टॉप ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में आपका डील करेंगे। दोनों ही इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट होंगे, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव से दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे। मीन्स देखो, उन्होंने रिकमेंड करा कि सेंटर में लोकपाल हो
और स्टेट में लोकयुक्ता हो। ओके, ये भी आपके मिनिस्टर्स या टॉप ऑफिशियल से डील करेंगे स्टेट में, ये आपके मिनिस्टर सेक्रेटरीज या टॉप ऑफिशियल से आपके सेंटर में डील करेंगे। ओके, अपॉइंटमेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा होगा, कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस, मीन्स हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इनको अपॉइंट करेंगे। टेन्योर इनका फिक्स्ड होगा। ओके, उसके बाद फिर सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने वापस प्रेस करा कि आप लोकपाल जैसे इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करो। ओके, रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये ब्रॉड बेस्ड एंटी करप्शन अथॉरिटी होगी जो कि कवर करेगा सारे मिनिस्टर्स को, यहाँ तक कि पीएम को भी लोकपाल कवर करता है। ओके, एमपीज को भी ब्राइबरी और करप्शन के केसेस में ये इन्वेस्टिगेशन करे, सीनियर सिविल सर्वेंट्स हो उनके अगेंस्ट में भी ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में करे, और इनका अपॉइंटमेंट जो हो वो कॉलेजियम सिस्टम से हो जिसमें पीएम हो, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा हो, चीफ जस्टिस हो और एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। ओके, हाँ, पर ये जब प्रोजिक्यूशन कर रहे होंगे किसी भी सिविल सर्वेंट का, तो इसके लिए क्या होगा कि कोई भी प्रायर सैंक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी अथॉरिटी से। ये प्रोजिक्यूशन डायरेक्टली करेंगे अगर वो पाते हैं कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट करप्शन में इन्वॉल्व है, तो वो लोग प्रोजिक्यूशन के लिए उनको किसी से परमिशन नहीं चाहिए। ओके, इन लोगों को पावर्स था कि ऑर्डर दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को, या जितने एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको ये ऑर्डर दे सकते हैं, और जब ये ऑर्डर देते हैं या उनको कहते हैं कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, तो सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन फिर इनके डायरेक्शन पे वर्क करेंगे। ओके, लोकयुक्ता सारे स्टेट्स में हो लगभग सिमिलर पावर्स के साथ। ऐसा सेकंड एआरसी का अगेन रिकमेंडेशन था 2005-2009 के आसपास। देखो, टोटल लोकपाल को इंट्रोड्यूस करने के लिए और लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए टोटल 9 अटेम्प्ट्स लगे थे, तब जाकर 10th अटेम्प्ट में लोकपाल और लोकयुक्ता एक्ट पास हुआ 2013 में। उस समय गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की थी। आपका जब ट्रिगर इवेंट था कि अन्ना हजारे उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे एंटी करप्शन मूवमेंट 2011 में, तब 2013 में जाकर लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 पास किया गया। ओके, जिसमें क्रिएट्स किया गया लोकपाल सेंटर में, और कहा गया कि लोकयुक्ता सारे स्टेट में होना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके करप्शन चार्जेस को अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, यहाँ तक कि पीएम के अगेंस्ट में भी लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं।